प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय संचारी रोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और कल हम लोगों ने देखा कुछ संचारी रोग के बारे में, उनके संक्रमण कैसे होता है, उनका रोकथाम कैसे होती है। और इस समय 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग माह के रूप में इस पूरे माह को संचारी रोग के बारे में पढ़ना है और बच्चों को इसके बारे में जानकारी, लोगों को जागरूक करना, कैसे इनका संक्रमण ट्रांसमिशन होता है और उनकी रोकथाम के उपाय। तो संचारी रोग या संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, संक्रामक बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता या नमी हो जाने से जो पैथोजन होते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, इनके लिए वातावरण अनुकूल हो जाता है और ऐसे अनुकूल वातावरण में ये बहुत तेज़ी से क्रिया करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाते हैं। जैसे इस समय देखा जाए, जो वैश्विक महामारी कोरोना पूरे देश में फैली हुई है, इस समय प्रतिदिन संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ साथ उसका जो रिकवर रेट है या ठीक होने की दर है वो भी सही चल रही है। तो एक तरफ व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं, दूसरा व्यक्ति ठीक हो रहे हैं और कुछ लोगों की उसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो आज हम लोग जो है संचारी रोगों में उनका संक्रमण कैसे होता है, उनकी रोकथाम के उपाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखें कि संचारी रोग या संक्रमिक रोग 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष होते हैं वो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क से होता है, प्रत्यक्ष में डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से हाथ मिलाने से, चुंबन या किस करने से, शरीर के द्रव्यों के आदान प्रदान में, जैसे रुधिर आदान, ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब दिया जाता है तो इसमें भी जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद साथ साथ लैंगिक संपर्क के द्वारा भी होता है। लैंगिक संपर्क के द्वारा जैसे रोग हैं गोनोरिया, सिफिलिस आदि, तो इनके द्वारा भी जो है ट्रांसमिशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। कुछ बीमारियां हैं खांसने से, छींकने से संचरित होते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जैसे जुकाम है, जुकाम में एक व्यक्ति ने छींकने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में वायु के द्वारा उसका ट्रांसमिशन हो गया और अगले दिन उसको भी संक्रमण हो गया। इसके साथ साथ इसमें देखें यदि कि अप्रत्यक्ष संक्रमण या ट्रांसमिशन, अप्रत्यक्ष जो ट्रांसमिशन होता है उसमें निर्जीव वस्तु जैसे रूमाल, दरवाजे की कुंदियाँ, हैंडल, फर्नीचर आदि पर वो ड्रॉपलेट्स या बूंदें पहुंच जाती हैं और जब उनको कोई सामान्य व्यक्ति छूता है तो उसके हाथ में वो ड्रॉपलेट्स या बूंदें लगीं और उसी हाथ को नाक या मुंह में लगाने से उस रोग के विषाणु या जीवाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसको जो है इसका संक्रमण हो जाता है।
दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि वायु में जो एरोसोल के कण होते हैं उनके द्वारा टीबी और एक बीमारी है सार्स, सार्स को बोलते हैं सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये बीमारियां जो है अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो है संक्रमण होता है या अप्रत्यक्ष संचरण इनको कहते हैं। जैसे अब इनमें ट्रांसमिशन है, मक्खी है, मच्छर है, पिस्सू है, खटमल है आदि के द्वारा जो है इनका संक्रमण होता है। तो संचारी रोगों में आज हम लोग जो है इन 3 रोगों के बारे में जानें। नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 डेंगू, नंबर 3 चिकनगुनिया। और यदि इनके बारे में हम देखें तो सबसे पहला जो है वो है मलेरिया। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है, एक परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया रोग होता है। होने के बाद जब उस संक्रमित व्यक्ति को या उस बीमार व्यक्ति को मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांगों में उस व्यक्ति का रुधिर चिपक जाता है, लग जाता है। मच्छर उड़ने के बाद दूसरे किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर बैठा और उस व्यक्ति के शरीर से मच्छर ने रुधिर जो है चूसना शुरू किया तो मुखांगों में जो परजीवी जंतु या संक्रमित कीटाणु थे वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और अगले दिन से उस व्यक्ति को फीवर आना या बुखार आना शुरू हो जाता है। फीवर आने के बाद उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एरिथ्रोसाइट्रिक चक्र चलने लगता है, क्योंकि ट्रोफोजोइट जैसे ही उत्पन्न होते हैं, स्पोरोजोइट और ट्रोफोजोइट इनकी जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के पश्चात तेज़ी से फीवर, कपकपी, ज्वर आदि लक्षण उसमें उभर कर आने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि अधिकांश आरबीसी रेड ब्लड सेल कार्पसेल्स या लाल रुधिर कणिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने से हीमोजॉइन नामक पदार्थ बनने लगता है और उसी हीमोजॉइन पदार्थ के कारण कपकपी या बहुत तेज़ी से जो है ठंड लगने लगती है। मलेरिया के उपचार के लिए यदि देखा जाए तो कुनैन, जो कि एक परंपरागत औषधि है और यह सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, तो इसलिए इसमें जो दवाई दी जाती है क्लोरोक्विन, इसके बाद रेचोसिन, निवास्चिन आदि इसमें औषधियाँ जो है काम में आती हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए उपाय के लिए घरों में या अपने आसपास जहाँ पानी इकट्ठा होता है उस पानी में मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, जिसमें मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाते हैं। कूलर में पानी भरा हुआ है, कूलर की टंकियों में, तो उन टंकियों में मच्छर के लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और उससे जो है मलेरिया फैलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। गाड़ी के टायर हैं रखे हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है या गंदे धूल डस्ट भरी हुई है, गुलदस्ते हैं, मेज़ के किनारे या घर के कोनों में गुलदस्ते रखे हुए हैं, उनके अंदर भी मच्छर पनपते हैं। पुराने टायर हैं उनके अंदर भी, कूलर की टंकियां उनके अंदर भी, तो इन सभी का जो है पानी साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि पानी से बहुत तेज़ी से इनका जो ट्रांसमिशन या संक्रमण, क्योंकि इनके अंडे पानी में ही होते हैं। तो ये है मलेरिया रोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अगली जो बीमारी है वो है डेंगू। और डेंगू जो फीवर है या रोग है
जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि यह रोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। जो डेंगू बुखार है उसका ट्रांसमिशन मादा इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू बुखार का जो विषाणु है वो है फ्लेवी वायरस। वायरस से होगा और मच्छर इसका जो है ट्रांसमिशन करेगा, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छर इसको फैलाते हैं। यदि डेंगू को देखा जाए, संक्रमण होने के पश्चात इसमें जो लक्षण हैं, तेज़ बुखार, सर दर्द, भूख न लगना, रक्तस्राव की प्रवृत्ति, नाक कान से या जहाँ पे टीका लगा होता है उस स्थान से ब्लीडिंग या रुधिर का निकलना प्रारंभ हो जाता है, खूनी दस्त, उल्टी, रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, प्रति घन रुधिर में 1 लाख से जो है कम हो जाती है, संख्या डाउन हो जाती है, शरीर में प्लाज्मा के रिसाव मिलने लगते हैं आदि इसके जो है ये लक्षण होते हैं। लक्षण होने के पश्चात इसके उपचार के लिए डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग जो है रहना चाहिए, अलग कमरे में रहना चाहिए, और इसके साथ साथ इसके लिए कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं होती है, केवल लक्षणों का उपचार ही इसका उपचार होता है। इसमें देने के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं जो कि फीवर को कम कर देता है, एसिटोमिनोफेन या कोडीन जो कि तेज़ दर्द को कम करता है, जॉइंटों पे कम करता है, जॉइंटों के दर्द को कम करता है, और पेशियों के मांसपेशियों के दर्द के लिए इसे दिया जाता है। मच्छरों को भगाने के लिए ऐसी क्रीम का प्रयोग करें जिससे मच्छर प्रतिकर्षित हों या दूर रहें। तो ये कुछ संक्रामक रोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मलेरिया, डेंगू, और हम लोग जो है कल आगे पढ़ लेंगे, जैसे अभी चिकनगुनिया है, इसके बाद विषाणु के द्वारा हैं, कुछ रोग जीवाणु के द्वारा हैं, तो उनको जो है कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।